हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पीजीटी हिस्ट्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या है कि आप एससीईआरटी या इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 11th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर 8 है, संस्कृतियों का टकराव को पढ़ेंगे। इस सीरीज का या फिर इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी इस चैनल पे पब्लिश हो चुका है। आज इसके जो बाकी बचे हुए हिस्से हैं उसको पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राज़ील के जन समुदाय के बारे में पढ़ा था। मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्थाओं में एज़टेक जन के बारे में पढ़ा था और क्या है माया लोगों के बारे में पढ़ा था। पेरू के इंका लोगों के बारे में पढ़ा था। वहीं क्या है कि पार्ट 2 में यूरोप वासियों की खोज यात्राओं के बारे में पढ़ा था और अटलांटिक पारगमन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पे एक छोटा सा जो है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। और अमेरिका में स्पेन साम्राज्य की किस तरह से स्थापना हुई थी इसके बारे में भी पढ़ा था। और जो एक बहुत फेमस वो स्टोरी है डोना मैरिना के बारे में, हमने उनके बारे में भी पढ़ा था। और आज जो है पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे पिजारो और इंका लोगों के बारे में। तो पिजारो और इंका लोगों के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा होगा, मतलब तो ये क्या है कि ये एक औरत की छोटी सी प्रतिमा है और ये पेरू से प्राप्त हुआ है। और ये क्या है एक मकबरे में मिली जिस पर क्या है स्पेनियों की निगाह नहीं गई थी और इसलिए ये लघु प्रतिमा जो है गलाए जाने से बच गई है। मतलब ये प्रतिमा जो है ये सोने से बनी है। तो ये इसलिए बताया गया क्योंकि जो स्पेन के लोग हैं उन्होंने किस तरह से जो है कि मेक्सिको पर और जो क्या बोल रहे हैं कि माया और एज़टेक और अरावाक्स लोगों को किस तरह से, खास करके जो एज़टेक लोग हैं उनको किस तरह से मतलब उनके ऊपर शोषण किया और उनको मतलब ख़त्म ही कर दिया। उनका जो समूल है पूरा ही उनको निर्मूल कर दिया। तो इसीलिए उनको स्पेनियों को बहुत ही क्रूर समझा जाता है ना। और जितना भी वहाँ पे सोना था वे सोने के और धन के लालच में ही मतलब उन लोगों की को बर्बाद कर दिया। उनका जो अब कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, पूरा का पूरा समुदाय को ख़त्म कर दिया। इसीलिए स्पेनियों को जो है क्रूर समझा जाता है इतिहास में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पिजारो और इंका लोगों के बारे में। तो ये पिजारो और इंका लोग में क्या था कि कॉर्टेस जो थे कहाँ के थे, स्पेन के थे। तो कॉर्टेस के विपरीत पिजारो जो थे वो क्या था कि गरीब और अनपढ़ था और वो सेना में भर्ती होकर 1502 में कैरिबियन द्वीप समूह आया था। उसने कहानियों में क्या है इंका राज के बारे में ये सुन रखा था कि वो चांदी और सोने का देश है, यानी कि एल्डोराडो है। और उसने प्रशांत से वहां पहुंचने के लिए कई प्रयत्न किया और एक बार वो अपनी यात्रा से क्या है कि घर स्पेन लौटा। तो ये पिजारो भी कौन थे, स्पेन के लोग थे। तो कॉर्टेस ने जिस तरह एज़टेक लोगों को मतलब बर्बाद किया उसी तरह पिजारो ने इंका लोगों को बर्बाद किया। तो यहाँ पे पिजारो और इंका लोगों के बारे में बताया गया है। तो क्या हुआ कि ये पिजारो जो थे एक बार अपनी यात्रा से घर यानी कि स्पेन लौटा तो स्पेन के राजा से मिलने में सफल हो गया। और इस मुलाकात के दौरान उसने राजा को क्या है इंका के कारीगरों द्वारा बनाए गए सोने के सुंदर सुंदर मर्तबान दिखाए। राजा के मन में क्या है कि लोभ जाग उठा और उसने पिजारो को ये वचन दे दिया कि अगर वो इंका प्रदेश को जीत लेगा तो उसे वहाँ का क्या है कि राज्यपाल बना दिया जाएगा। पिजारो ने कोर्टिस का तरीका अपनाने की योजना बनाई, लेकिन यह देखकर वह क्षुब्ध हुआ कि इंका साम्राज्य की जो स्थिति थी वो क्या है कि एज़टेकों की स्थिति से जो है भिन्न थी। किस तरह से भिन्न थी, तो 1532 में क्या हो कि वहाँ आताहुअल्पा है ना, एक आताहुअल्पा ने क्या है कि गृह युद्ध के बाद इंका साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली थी। यानी इंका साम्राज्य का जो उस टाइम पे जो राजा था वो कौन था, आताहुअल्पा था। और तभी वहाँ क्या था कि के परिदृश्य में पिजारो ने प्रवेश किया था और उसने जाल बिछाकर क्या है राजा को बंदी बना लिया। राजा क्या है अपने आप को मुक्त कराने के लिए एक कमरा भरा सोना फिरौती देने में प्रस्ताव किया, जो कि आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी फिरौती किसी को नहीं मिली थी। लेकिन पिजारो ने क्या है कि अपना वचन नहीं निभाया। उसने राजा का क्या है वध करवा दिया और उसके सैनिकों ने क्या है जी भरकर लूटमार मचाई और लूटपाट के बाद इंका राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और विजेताओं की क्रूरता के कारण 1534 में विद्रोह भड़क उठा, जो 2 साल तक चलता रहा, जिसके दौरान हजारों की संख्या में लोग युद्ध और महामारियों के कारण मौत के मुंह में चले गए।
और अगले 5 वर्षों में ही स्पेनियों ने क्या है कि पोटोसी जो मतलब ऊपरी पेरू है, जिसे आज के जो है आज के टाइम पे बोलिविया देश के नाम से जाना जाता है, उसकी खानों में क्या है चांदी के विशाल भंडारों का पता लगा लिया और उन खानों में काम करने के लिए उन्होंने इंका के जो लोग थे उनको गुलाम बना लिया। तो ये तो था पिजारो की जो है क्रूर स्टोरी, किस तरह से उन्होंने इनका का जो है इनका साम्राज्य पे जो है अपना आधिपत्य कायम किया और उस वहाँ के लोगों को फाइनली जो है गुलाम बना दिया। अब कैब्रल और ब्राज़ील के बारे में पढ़ेंगे। तो जो जिस तरह कॉर्टेस और पिजारो थे उसी तरह कैब्रल भी जो थे, लेकिन कैब्रल कौन थे? कैब्रल पुर्तगाल के निवासी थे। तो ब्राज़ील पर पुर्तगालियों का कब्जा तो इत्तेफाक से ही हुआ था। सन 1500 में कहते हैं कि पुर्तगाल निवासी पेड्रो एल्वेरिस कैब्रल, ये कैब्रल जो है वो इंडिया भी आए थे। जहाज़ों का एक शानदार जुलूस लेकर भारत के लिए रवाना हुआ था। कहाँ के लिए रवाना हुआ था? भारत के लिए। और तूफानी समुद्रों से बचने के लिए उसने पश्चिम अफ्रीका को एक बड़ी चक्कर लगाया और ये देखा कि उस प्रदेश के समुद्र तट पर पहुंच गया है, जिसे वर्तमान में क्या है कि ब्राज़ील कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका के यह पूर्वी भाग उस क्षेत्र में आता है जिसे पोप ने क्या है पुर्तगाल को सौंप रखा था और इसीलिए क्या है कि वे अविवादित रूप से इसे अपना इलाका मानते थे। पुर्तगाल वासी क्या है ब्राज़ील के बजाय पश्चिमी भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक थे, क्योंकि ब्राज़ील में सोना मिलने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन वहाँ एक प्राकृतिक संसाधन था जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया और ये जो संपदा थी वे थी टिम्बर यानी इमारती लकड़ी। ब्राज़ील ऊँट, जिसका नाम क्या है कि यूरोप वासियों ने इस प्रदेश का नामकरण किया, से एक सुंदर लाल रंजक डाई मिलता है। ब्राज़ील के मूल निवासी लोहे के चाकू, छुरियों और आरियों के बदले क्या करता था, जिन्हें क्या है कि अद्भुत वस्तु मानते थे, इन पेड़ों को काटने और इनके लठ बनाकर जहाज़ों तक ले जाने के लिए क्या है तुरंत तैयार हो गए। और एक हंसिए चाकू या कंघे के बदले क्या करते थे, ये ढेरों मुर्गियाँ, बंदर, तोते, शहद, मोम, सूती धागा और अन्यान्य चीज़ें जो भी इन गरीबों के पास थी वे देने को तैयार रहते थे। यानी कि जो क्या कहते हैं कि ब्राज़ील के जो लोग थे, ये लोग क्या थे, बहुत ही इनोसेंट थे। और ये इनका क्या है कि और पुर्तगालियों को यहाँ पे किस चीज़ से लाभ था, एक तो सोना था ही, सॉरी ब्राज़ील में जो है इनको सोना मिलने का संभावना नहीं था, लेकिन ये लोग वहाँ पे सोना मिलने के लालच से नहीं, बल्कि वहाँ पे क्या है, जो वहाँ पे एक लकड़ी थी जिसे टिम्बर कहते हैं, इमारती लकड़ी जिससे घर बना जाता है, और वो पेड़ का नाम ही क्या था, ब्राज़ील था। और ब्राज़ील वुड ट्री से क्या होता है कि लाल डाई जो होता है, रेड डाई, वो भी बनाया जाता था। तो वो लकड़ी जो है बहुत महंगी होती थी और उसी लकड़ी के क्या है कि लालच में जो है वहाँ पे कैब्रल ने सोचा कि इसको जो है अपने अंडर में किया जाए, इसके साम्राज्य पर जो है अपना आधिपत्यता जो है वो कायम किया जाए। और पुर्तगाली लोग जो थे वो इतने लालची थे, वो क्या करते थे उनको कि एक चाकू, मोम, सूती धागा, ये सब जो चीज़ों के बदले उनसे क्या करते थे, मतलब उनके जो मुर्गी, बंदर, तोते, शहद, ये सब जो है उनसे ले लेते थे। तो यहाँ पे बताया गया कि तुम फ्रांसीसी और पुर्तगाली लोग जो वो लोग क्वेश्चन करते थे उनसे कि तुम फ्रांसीसी और पुर्तगाली लोग एक लकड़ी की तलाश में इतनी दूरी से यहाँ क्यों आते हो? क्या तुम्हारे देश में लकड़ी नहीं है? ये क्या है, एक मूल निवासी ने फ्रांसीसी पादरी से पूछा और चर्चा के अंत में उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम लोग बिल्कुल बावले हो। तुम लंबा समुद्र पार करते हो, घोर परेशानियां झेलते हो और इतना कठिन परिश्रम करते हो किस लिए? अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए, है ना? क्या जिस भूमि ने तुम्हें पाला पोसा और बड़ा किया वो तुम्हारे बच्चों का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है? हमारे भी माता पिता और बच्चे हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें ये पक्का विश्वास है कि जिस भूमि ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है वो उनका भी भरण पोषण कर देगी। इसीलिए हम लोग आगे की चिंता किए बिना आराम से ज़िंदगी जीते हैं। तो ये क्या था, ये ब्राज़ील के जो मूल निवासी थे उनका कहना था। तो बेचारे इतने भोले भाले थे कि उनको ये पता नहीं था कि ये जो पुर्तगाली लोग थे ये भरण पोषण के लिए नहीं, बल्कि ये लालच थे और ये धन के लालच में जो है इतना मुश्किल झेलते थे। इमारती लकड़ी के इस व्यापार की वजह से क्या है कि पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारियों के बीच भयंकर लड़ाइयाँ भी हुई और इनमें अंततः पुर्तगालियों की जीत हुई, क्योंकि ये स्वयं क्या है तटीय क्षेत्र में बसना और उपनिवेश बनाना चाहते थे। और 1534 में पुर्तगाल के राजा ने क्या है कि ब्राज़ील के तट को 14 अनुवांशिक कप्तानियों यानी कि कैप्टेंसीज में बांट दिया। उनके मालिकाना हक उन पुर्तगालियों को सौंप दिए जो वहाँ स्थायी रूप से रहना चाहते थे और उन्हें स्थानीय लोगों का गुलाम बनाने का अधिकार भी दे दिया।
बहुत से पुर्तगाली बासिंदे जो थे वो भूतपूर्व सैनिक थे, जिन्होंने भारत के गोवा क्षेत्र में लड़ाइयाँ लड़ी थी और स्थानीय लोगों के प्रति जो उनका व्यवहार था वो अत्यंत क्रूर था। 1540 के दशक में पुर्तगालियों ने बड़े बड़े बागानों में जो है वो गन्ना उगाना और चीनी बनाने की जो है मिलें चलाना शुरू कर दिया। यह चीनी जो है यूरोप के बाज़ारों में बेची जाती थी और बहुत ही गर्म और नम जलवायु में चीनी की मिलों में काम करने के लिए ये स्थानीय लोगों पर निर्भर थे। और जब उन लोगों ने इस थकाने वाले नीरस काम को करने से इनकार कर दिया, तो मिल मालिकों ने जो है उनका अपहरण करवाकर उन्हें गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तब स्थानीय लोग क्या है कि इन गुलाम बनाने वाले मिल मालिकों से बचने के लिए गांव छोड़कर जंगलों की ओर भागने लगे। और ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, तटीय क्षेत्र में मुश्किल से कोई इक्का दुक्का ही क्या होगा जो स्थानीय लोगों का गांव बचा, लेकिन उनके बदले यूरोपीय लोगों के सुनियोजित कस्बे बस गए। मिल मालिकों को कहे कि गुलाम लाने के लिए मजबूर होकर एक दूसरे स्रोत यानी पश्चिमी अफ्रीका की ओर मुड़ना पड़ा। लेकिन स्पेनी उपनिवेशों में स्थिति जो है इससे बिल्कुल विपरीत थी। वहाँ एज़टेक और इनका साम्राज्यों का अधिकांश लोगों से खदानों और खेतों में काम कराया जाता था। इसीलिए स्पेनी बासिंदों को कहे कि औपचारिक रूप से उन्हें गुलाम बनाने अथवा कहीं और से गुलाम लाने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ी। 1549 में पुर्तगाली राजा के अधीन जो है एक औपचारिक सरकार स्थापित की गई और बहिया या फिर साल्वाडोर को कहे कि उसकी राजधानी बनाया गया। और इस समय तक जेसुइट पादरियों ने बाहर ब्राज़ील जाना शुरू कर दिया। यूरोपीय बासिंदे इन जेसुइट पादरियों को जो है पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ये मूल निवासियों के साथ दया का बर्ताव करने की सलाह देते थे और निडरतापूर्वक जंगलों में जाकर उनके साथ रहते हुए ये सिखाते थे कि ईसाई जो है धर्म जो है एक आनंददायक धर्म है और उसका आनंद लेना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये धर्म प्रचारक जो है दास प्रथा की जो है वो कड़े शब्दों में आलोचना करते थे। विजय उपनिवेश और दास व्यापार। तो जो अभियान क्या था कि पहले अनिश्चित परिणाम वाली समुद्री यात्राओं के रूप में शुरू हुआ था, आगे चलकर उनका यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका पर जो है स्थायी प्रभाव पड़ा। 15वीं शताब्दी में शुरू की गई यूरोपीय समुद्री परियोजनाओं में जो है एक महासागर से दूसरे महासागर तक के अटूट समुद्री मार्ग खोल दिए। इससे पहले तक इनमें से अधिकांश मार्ग जो है यूरोप के लोगों के लिए अज्ञात थे और कुछ मार्गों को तो क्या है कोई भी नहीं जानता था। तब तक कोई भी जहाज कैरिबियन या अमेरिका महाद्वीपों के जल क्षेत्र में नहीं घुसा था और दक्षिणी अटलांटिक तो पूरी तरह अछूता था और किसी भी जहाज ने उसके पार जाना तो दूर, उसके पानी में भी जो है वो प्रवेश नहीं किया था। और ना ही कोई जहाज दक्षिणी अटलांटिक से प्रशांत महासागर या हिंद महासागर तक पहुंचा था। 15वीं शताब्दी के अंतिम और 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ये सभी साहसिक कार्य जो है वो सफलतापूर्वक संपन्न किए गए और प्रारंभिक समुद्री यात्रियों के अलावा अन्य यूरोप वासियों के लिए भी अमेरिका की खोज के दीर्घकालीन परिणाम जो है वो निकले। और सोना चांदी की बाढ़ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण का और अधिक विस्तार किया। 1560 से 1600 तक सैकड़ों जहाज हर वर्ष दक्षिणी अमेरिका की खानों से चांदी स्पेन को लाते रहे। लेकिन मज़ेदार बात यह हुई कि इसका लाभ जो है वो स्पेन और पुर्तगाल को उतना नहीं मिला और उन्होंने क्या है अपने भारी भरकम मुनाफों को आगे व्यापार या अपने व्यापारी जहाज़ों के बेड़े का विस्तार करने में नहीं लगाया। उनकी बजाय अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे स्थित ऐसे अनेक देश थे, विशेष रूप से इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड, जिन्होंने इन खोजों का लाभ उठाया। उनके सौदागरों ने बड़ी बड़ी संयुक्त पूंजी कंपनियां बनाई और अपने बड़े बड़े व्यापारिक अभियान चलाए, उपनिवेश स्थापित किए और यूरोप वासियों को कहे कि नई दुनिया में पैदा होने वाली नई नई चीज़ों जैसे कि तंबाकू, आलू, गन्ने की चीनी और ककाओ और रबड़ जैसे आदि से परिचित कराया। इसके अलावा भी क्या हुआ कि यूरोप अमेरिका से आने वाली नई फसलों, विशेष रूप से आलू और लाल मिर्च से जो है वो परिचित हो गया। फिर ये फसल यूरोप वासियों द्वारा आगे भारत जैसे अन्य देशों में ले जाई गई। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के लिए इन अभियानों के जो है अनेक तात्कालिक परिणाम हुए, जैसे मार काट के कारण मूल निवासियों की जनसंख्या जो है वो कम हो गई और उनकी जीवन शैली का जो है वो विनाश हो गया। उन्हें गुलाम बनाकर खानों, बागानों और कारखानों में जो है उनसे काम लिया जाने लगा। तो अनुमानित आंकड़ों से ये पता चलता है कि विजय पूर्व मैक्सिको की जो जनसंख्या थी वो क्या है 3 करोड़ से 3.7 करोड़ तक ही रही होगी। इंडियन जो क्षेत्र था इस क्षेत्र की भी यही स्थिति थी, जबकि मध्य अमेरिका में ये 1 करोड़ से 1.3 करोड़ के करीब थी।
यूरोपीय लोगों के आने के बाद पहले यहाँ के स्थानीय लोगों की जनसंख्या जो है वो 7 करोड़ थी और फिर 150 साल बाद उनकी आबादी घट गई और घटकर सिर्फ कितनी रह गई, 35 लाख ही रह गई थी। और इस जनहानि के लिए लड़ाइयाँ और बीमारियाँ जो है वो मुख्य रूप से क्या है जिम्मेदार थी। अमेरिका की जो दो बड़ी सभ्यता थी, एज़टेक और इनका, इनका अचानक नष्ट हो जाने से ये बात उजागर होती है कि आपस में ये लड़ने वाली ये दो संस्कृतियाँ जो है एक दूसरे से बहुत भिन्न थी। एज़टेक और इनका दोनों ही साम्राज्यों के मामले में युद्ध कला के स्वरूप ने क्या है स्थानीय लोगों को मनोवैज्ञानिक और भौतिक रूप से भयभीत करने में अपनी निर्णायक भूमिका अदा की। और इस संघर्ष से क्या हुआ कि जो नैतिक मूल्यों का है, जो उनका नैतिक मूल्यों का बुनियादी अंतर का भी पता चलता है। स्थानीय लोगों के लिए सोने के प्रति स्पेनियों की जो लोलुपता को समझ पाना वो असंभव था और इन मुठभेड़ों की बर्बरता का एक स्पष्ट प्रमाण यही है कि हारे हुए लोगों को गुलाम बना लिया जाता था और वैसे गुलाम बनाना कोई नई बात नहीं थी। परंतु दक्षिणी अमेरिका का अनुभव इस दृष्टि से नया था और इसके साथ साथ जो है वहाँ उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली का जो है वो प्रादुर्भाव हो गया। काम की परिस्थितियां जो है वो भयावह थी, लेकिन स्पेनी मालिकों का मानना था कि उनके आर्थिक लाभ के लिए इस प्रकार का शोषण जो है वो अत्यंत आवश्यक है। 1601 में स्पेन के फिलिप द्वितीय ने क्या है कि सार्वजनिक रूप से बेगार की प्रथा पर रोक लगा दी, लेकिन उसने क्या है कि गुप्त आदेश के द्वारा इसे चालू रखने की व्यवस्था भी कर दी। तो ये कब हुआ था? 1601 में। और किसने खत्म किया था? स्पेन के फिलिप द्वितीय ने जो है कि उन्होंने क्या किया था कि बेगार की प्रथा, किस प्रथा पर रोक लगाई थी? बेगार की प्रथा पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1601 में से स्पेन के फिलिप द्वितीय ने बेगार की प्रथा पर रोक लगाई थी, लेकिन यहाँ पे एक पॉलिटिक्स ये था कि सामने सामने से तो उन्होंने रोक लगाई थी, लेकिन उन्होंने एक गुप्त आदेश के द्वारा इसे चालू भी रखा था। और फाइनली 1609 में जाके एक कानून बनाया। उसमें क्या था कि ईसाई और गैर ईसाई सभी प्रकार के स्थानीय लोगों को है पूरी स्वतंत्रता दे दी गई। और इससे उपनिवेशी यानी यूरोप से आकर यहाँ बसे हुए जो लोग थे वो लोग क्या है कि नाराज हो गए और 2 साल के भीतर ही उन्होंने राजा को ये कानून हटाने के लिए और गुलाम बनाने की प्रथा को चालू रखने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि 1609 में जब आज़ादी का क्या है कि वहाँ पे कानून बनाया गया, तो वहाँ के जो कॉलोनियल लोग थे, यानी कि उपनिवेशी यानी जो यूरोप से आकर लोग थे, है ना, वो उनको क्या है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने वहाँ के राजा को कानून हटाने के लिए मजबूर कर दिया। और 1611 में क्या है कि फिर से बेगार की जो और कानून था वो लागू हो गया। तो अब नई नई आर्थिक गतिविधियां जो है वो जोरों से शुरू हो गई थी। जंगलों को जो सफाया करके प्राप्त की गई भूमि को क्या है कि पशुपालन किया जाने लगा और 1700 में क्या है सोने की खोज के बाद जो है खानों का काम भी जो है वो जोरों से चल पड़ा। और इन सभी कामों के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सस्ता श्रम। तो सस्ते श्रम की जो मांग थी, सस्ता जो चीप लेबर का डिमांड था, वो क्या है वो बना ही रहा। और ये स्पष्ट था कि स्थानीय लोग जो है गुलाम बनने का विरोध करेंगे, लेकिन क्या है कि अब यही विकल्प बचा था कि गुलाम जो है अफ्रीका से मंगवाया जाए। और 1550 के दशक से 1880 के दशक तक जब ब्राज़ील में जो है दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था, तब भी क्या है कि ब्राज़ील में 36 लाख से अधिक अफ्रीकी गुलामों का आयात किया गया। किंतु ये क्या है कि अफ्रीकी महाद्वीपों में आयातित अफ्रीकी गुलामों का क्या है तकरीबन आधा था। और 1750 में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास क्या है कि 1000 गुलाम होते थे। और दास प्रथा के उन्मूलन के बारे में 1780 के दशक में किए गए प्रारंभिक वाद विवाद में क्या होता है कि कुछ लोगों ने ये दलील दी थी कि यूरोपवासी के अफ्रीका आने से पहले भी वहाँ दास प्रथा मौजूद थी। यहाँ तक कि 15वीं शताब्दी में अफ्रीका में स्थापित किए जाने वाले राज्यों में क्या है अधिकांश मजदूर वर्ग वो क्या है गुलामों से ही बना था। और उन्होंने ये भी बताया कि जो यूरोपीय व्यापारियों को जवान स्त्री पुरुषों को गुलाम बनाने में किनसे है कि अफ्रीकी लोगों से ही मदद मिलती है। और व्यापारी बदले में क्या करते हैं कि उन अफ्रीका वासियों को दक्षिण अमेरिका से आयात की गई फसलें, जिसमें कौन कौन से आते हैं, मक्का, कसावा, कुमाला आदि जो है उनका प्रमुख खाद्य है वो देते थे। और 1789 में अपने आत्मकथा में कौन है जिनका नाम क्या है, ओलाउदा इक्वेनो, उन्होंने आत्मकथा यानी जो उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी। कब लिखी थी? 1789 में। 1789 जब फ्रांस में क्या है अपना उनका फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, उस टाइम पीरियड में।
एक मुक्त किए गुलाम ने जो है वो क्या थे, एक मुक्त किया हुआ गुलाम था। और उन्होंने इन दलीलों का उत्तर देते हुए लिखा कि अफ्रीका में गुलामों के साथ परिवारों के सदस्यों जैसा बर्ताव किया जाता था। और एरिक विलियम्स जो थे, जिन्होंने क्या पहला आधुनिक इतिहासकार कहा जाता है, उसने 1940 के दशक में अपनी पुस्तक जो है कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी, उन्होंने एक किताब लिखी थी और उसमें अफ्रीकी गुलामों द्वारा क्या है सही गई तकलीफ़ों का फिर से जायज़ा लेने की पहल की थी। तो ये तो है कि ये ब्राज़ील में और अफ्रीका में किस तरह से जो है दास प्रथा और उनके इतिहास के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे एक मानचित्र है, तो यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन है पार्ट, उसमें जो है ये सब कौन सा क्षेत्र है कि वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ से जो है दास प्राप्त किया जा जाता था, कि यहाँ से ज़्यादातर लोगों को जो है गुलाम या दास बनाया जाता था और कहाँ कहाँ भेजा जाता था। तो सबसे पहले देखें, जैसे ये गोरी, सेन गाम्बिया, सिमरालोन और अल्मीरा, ये 4 क्षेत्र है। और यहाँ से क्या है, ये यूरोप के लिए भी भेजा जाता था यहाँ से दास, और फिर कैरेबियन द्वीप समूह और उत्तरी अमेरिका के लिए भी जो है यहाँ से देश भी जो है दास भेजा जाता था। यहाँ पे एक इबोलैंड क्षेत्र भी है ना, इनके साथ ही ये भी यूरोप के लिए भेजा जाता था। वही कांगो और अंगोला से जो दास प्राप्त होते थे वो या तो इजिप्ट भेजे जाते थे, काहिरा पश्चिमी एशिया के लिए, और दूसरा दक्षिण अमेरिका के लिए भी भेजा जाता था। मोजाम्बिक और मेडागास्कर से प्राप्त दासों को पश्चिम एशिया के लिए भेजा जाता था, और फिर यहाँ नीचे के रास्ते से दक्षिण अमेरिका के लिए भेजा जाता था। तो यहाँ पर एक पहले सबसे पहले जो है कॉलम था यहाँ पे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है कि 1640 के दशक में रहने वाले एक जेसुइट पादरी थे एंटोनियो वीरा, हाँ। तो उन्होंने जो है ये एक कॉलम लिखा है कि घर या परिवार पर इससे बड़ा अभिशाप कोई नहीं है कि उसका भरण और पोषण जो है वो दूसरे के खून पर पसीने की कमाई से हो। और जो भी आदमी दूसरों की स्वतंत्रता छीनता है और उस स्वतंत्रता को वापस लौटाने की क्षमता रखते हुए भी नहीं लौटाता है, वो अवश्य ही क्या है कि महापाप का भागी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक मानचित्र में क्या है कि दक्षिण अमेरिका के एक ठेठ स्पेनी नगर क्षेत्र का जो है रेखांकन किया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो स्पेनी लोग जाके बस गए हैं, तो उन्होंने किस तरह से अपना नगर क्षेत्र को बसाया है। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये उनका घर चर्च होता था, है ना। ये मुख्य दीवार में यहाँ छोटा सा ये उनका घर है, और ये पूरा घर, और ये इंडियनों का घर है, नहीं कि ये जो दास होते थे उनका घर। और ये पादरियों का घर, गार्ड का घर, ये पादरियों का घर है, ये गार्ड का घर होता था। खेत चारागाह, सैनिकों का घर अलग से होता था। यहाँ पे फव्वारा, तो ये सब है। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट दिया है कि उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली क्या होती है। तो उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली वो होती है जिसमें उत्पादन तथा वितरण के साधनों का स्वामित्व जो होता है वो व्यक्तियों अथवा निगमों के पास होता है। किसके पास होता है? व्यक्तियों अथवा निगमों के पास होता है। और जहाँ क्या है प्रतिस्पर्धी खुले बाजार में भाग लेते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली कहते हैं। आगे क्या है कि यहाँ पे कॉलम और है कि 1550 के दशक में खानों में काम चालू हो जाने के बाद एक सन्यासी थे, वो क्या नाम था उनका? डोमिनिगो डी सैंटो टॉमस। उन्होंने इंडीज़ की परिषद में कहा था कि पोटोसी जो है वो नरक का मुख है, जो हर साल के हजारों की संख्या में इंडियन लोगों को निगल जाता है, और वहाँ के लालची और बेरहम खान मालिक जो है उनके साथ लावारिस जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। तो ये काम जो है उन्होंने जो दास है, इंडियंस है, उनके बारे में मतलब सहानुभूति जताते हुए क्या इंडीज़ की परिषद में कहा था। किसने कहा था? सन्यासी डोमिनिगो डी सैंटो टॉमस ने। कब कहा था? 1550 के दशक में। अब हम लोग जो है अब इसका उपसंहार पढ़ेंगे कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में क्या हुआ था कि दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशों में आकर बसे यूरोपीय लोगों ने क्या स्पेन और पुर्तगाल के शासन के विरुद्ध जो है वो विद्रोह कर दिया था, और वे क्या है स्वतंत्र देश बन गए। और ठीक वैसे ही जैसे 1776 में 13 उत्तरी अमेरिका जिसमें अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटेन के विरुद्ध जो है विद्रोह करके संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण कर लिया था। और दक्षिण अमेरिका को आज जो है वो लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्पेनी और पुर्तगाली दोनों भाषाएं क्या है कि लैटिन भाषा परिवार का है, और वहाँ के निवासी अधिकतर जो है देशज यूरोपीय, जिन्हें क्रियोल कहा जाता है। तो देशज यूरोपीय को क्या कहा जाता है? क्रियोल कहा जाता है। यह किसी इसमें पूछा था, पीजीटी हिस्ट्री का ही किसी एग्जाम में, एनवीएस या केवीएस याद नहीं एग्जैक्ट, पर पूछा था।
यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के हैं और उनमें से अधिकांश लोग जो है वो कैथोलिक धर्मावलंबी है। उनकी संस्कृति में क्या है, यूरोपीय परंपराओं के साथ मिली हुई देसी परंपराओं के तत्व जो है वो विद्यमान है। तो ये जो है ये चैप्टर यहीं पे एंड हो रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।